नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 का जो प्रथम कविता है वह शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ध्वनि। ध्वनि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं उनके द्वारा लिखित है। तो अब हम शुरू करते हैं कविता ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी तो आया है मृदुल बसंत। मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि निराला जी कह रहे हैं कि अभी अभी तो जो वसंत है उसका आगमन हुआ है, अभी अभी तो वसंत आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, यानी कि जो मेरे जीवन में और जो वन उपवन हैं उनमें बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी जो बसंत आया है उसका अंत नहीं होगा, और मेरे जीवन में जो खुशियाँ आई है उसका भी अंत अभी नहीं होगा। इसका भावार्थ है कि अभी तो मेरे जीवन में खुशियों का प्रारंभ हुआ है, जो वसंत रूपी जो खुशियाँ आई हैं उसका अंत अभी नहीं होने वाला है। मृदुल यानी कि जो कोमल वसंत है वह मेरे जीवन को कोमल बनाने आया है। हरे हरे पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। इसमें कवि कह रहे हैं कि हरे हरे ये पात डालियाँ यानी कि हरे हरे पत्ते अभी जो खिल रहे हैं, डालियों पे जो हरे हरे पत्ते हैं वह अभी जो आ रहे हैं, अभी उनका प्रारंभ हुआ है। जो कलियां हैं वह फूलों की अभी जो खिलने ही वाली हैं, कलियां अभी आई हैं। कोमल गात यानी उनके शरीर पर जो पेड़ हैं उनके शरीर पर जो कोमल पत्ते हैं, जो कलियां हैं वह कोमल जो रूप से आई ही हैं अभी तो। मैं ही अपना मृदुल स्वपन कर, यानी कि जो मृदुल यानी कि जो कोमल है वह सपना अभी आगाज उसका करने आया हूँ। फेरूं निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष यानी कि प्रातः काल, और मनोहरम यानी कि जो मनोरम दृश्य है उसके लिए कहा गया है। जिस प्रकार प्रातः काल में जैसे निंद्रित यानी कि जो सोया हुआ है उसको जगाकर, जैसे प्रातः काल में जैसे सूर्य का जब आगमन होता है प्रातः काल में, तो वह कलियों को जिस प्रकार जगा रहा है, उसी प्रकार मेरे जीवन में जिस प्रकार प्रातः काल जब वो होता है तो जो आलस्य यानी कि निंद्रित जो सोए हुए हैं वह जाग जाते हैं, उसी प्रकार ही जो जीवन में जब खुशियों का आगमन होता है तो उसका जैसे जो मनुष्य होता है उसका अंग अंग उससे खिल उठता है। उसी प्रकार जब बसंत आता है तो फूल और जो कलियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो भी खिल उठते हैं। पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो कवि कह रहे हैं पुष्प यानी कि पुष्प में तंद्रालस यानी कि जब सोकर जब उठते हैं उसको तंद्रालस कहते हैं। लालसा यानी कि नवजीवन पाने की जो आलसा है, नया जीवन पाने की जो आलसा है, उसको मैं खींच लूँगा, उसको मैं अपने पास ले आऊँगा, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूँगा। और जो मेरे जीवन में जिस प्रकार अमृत आया है उसको मैं सहर्ष यानी कि प्रसन्नता के साथ उसको मैं अपनी तरफ सींच लाऊँगा, यानी कि उसको मैं अपने जीवन में उतार दूँगा। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको मैं, मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अनंत यानी कि उनका कोई अंत नहीं है, अभी तो प्रारंभ हुआ है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मैं, उनको जो द्वार है खुशियों का वो दिखाऊंगा। अपने जीवन का जो नया प्रारंभ हुआ है उसको मैं जो है वो अंत नहीं होने वाला है, अभी तो जो मेरी खुशियाँ हैं वह जो खुशी का वातावरण है वह शुरू हुआ है। जिस प्रकार बसंत का आगमन होता है तो चारों तरफ फूल ही फूल खिले रहते हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी फूल ही फूल खिले हैं। अभी मैं उनको जाने नहीं दूंगा, मैं उनका अंत नहीं होने दूंगा। जिस प्रकार बसंत का आगमन होने पर उसका अंत है वह नहीं दिखता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी उसका अंत नहीं है। ये थी आपकी कविता ध्वनि। अब इसकी जो प्रश्न उत्तर हैं वो करते हैं। कवि को ऐसा विश्वास क्यों नहीं है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि का जो जीवन है वह जीवन के प्रति जो आस्था या विश्वास है वह भरा हुआ है। वह उसको कह रहे हैं कि अभी तो मेरा जो कर्तव्य निष्ठा है, जो सक्रियता है वह प्रारंभ हुई है। जिस प्रकार बसंत ऋतु का आगमन होता है उस प्रकार मेरे जीवन में भी आस्था और निष्ठा का जो प्रारंभ है वह अभी हुआ है। फूलों को अंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास कर रहा है? फूलों को अंत तक विकसित करने के लिए कवि ने जो सुषमा है, सुगंध है, सारे वातावरण में जो पुष्प का जो वातावरण फैला हुआ है उसके लिए कह रहे हैं कि अभी जो आलस्य है उसको मैं दूर कर दूंगा, और जो फूल खिले हुए हैं उनको नव जीवन का उन्होंने जो प्रेर माना है, यानी कि उनका जो प्रयास है वह विफल नहीं होगा। अभी जो फूलों का अंत है वह नहीं होगा।
अगला प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि वो किशोर रूपी जो पुष्प है उसका जो तंद्रा और आलस है उसको दूर हटाने के लिए स्वपन के जो कोमल हाथ हैं उनको फेरने के लिए चाहता है कि मैं उन पर जो कोमल हाथ है वह फेरूंगा तो वह आलस से दूर हट जाएंगे और उनका जो मनोरम जो प्रातःकाल होती है उसका प्रारंभ होगा। आगे है प्रश्न, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि 6 ऋतुओं का आगमन होता है। जिस प्रकार वसंत ऋतु का आगमन होने से सारा जो वातावरण है, प्राकृतिक जो वातावरण है वह खुशियों से भर उठता है। सारे तरफ जो सुहाना मौसम है वह लगता है। पुष्प और जो पेड़ों पे जो पत्तियां आती है, जो फूल आते हैं, उनका जो आगमन है, इसीलिए जो आम के पेड़, बेर के पेड़ हैं, खेतों में जो सरसों के फूल खिलते हैं, तो सारों जो वातावरण है सारे तरफ से है वो खुशबू ही खुशबू आती है, सुगंध ही सुगंध फैल जाती है। तो इस प्रकार आप वसंत ऋतु के बारे में लिख सकते हैं। वसंत ऋतु के आने वाले त्योहारों के विषय में भी जानकारी एकत्रित कीजिए। तो वसंत ऋतु में जैसे बसंत पंचमी आती है और होली आती है, वैसाखी आती है, इत्यादि त्योहार आते हैं। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि किन बातों से कर सकते हैं? तो जैसे पहनावा होता है वसंत ऋतु के आने पर, जैसे कहते हैं कि जब बसंत पंचमी आती है तो येलो कलर के कपड़े या पीले कलर के जो कपड़े हैं वह पहनने चाहिए। तो जो खुशियां हैं वह आगमन होता है उनका। खान पान में जैसे ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने वाला होता है तो उस टाइम हम शीतलता की, जो शीतल पेय है उनकी तरफ दौड़ते हैं। जो खाद्य पदार्थ हैं वह उनमें भी शीतलता प्रदान करने का प्रयास करते हैं। तीज त्योहार का जो आगमन है वह होता है, जैसे ना तो उस टाइम गर्मी होती है ना ही उस टाइम सर्दी होती है, तो वह मौसम है वह सुहावना लगता है, स्वास्थ्य अनुकूल होता है। जो ऋतुओं का जो प्रारंभ होता है, जैसे वसंत ऋतु का आगमन होने पे ना तो गर्मी महसूस होती है ना ठंड महसूस होती है, तो उस टाइम जो ऋतु है वह मनोरम लगती है, उसका जो हर्ष है वह दुगना हो जाता है और अच्छा सुहाना सुहाना मौसम लगता है। तो ये थी आपकी कविता ध्वनि। धन्यवाद।